तो बच्चों हम लोग वेक्टर में वेक्टर एडिशन शुरू कर दिए हैं और वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने कहाँ पिछले टर्म पे पिक्टोरियल मेथड में बस प्लॉट करना सीखा था, वेक्टर को ऐड कैसे बनाते हैं, एरो बनाना सीख लिया था, ठीक ना। आज उसकी पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि रिज़ल्ट क्या आता है, वेक्टर को ऐड करने का रूल क्या है। बेसिकली मैं बोलूँ पिक्टोरियल मेथड से वेक्टर को ऐड करने के रूल क्या क्या हैं, हम उसकी चर्चा करने जाए। दो रूल हैं बेसिकली। रूल नंबर 1, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ। इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ क्या बोलता है कि जैसे अपने पास यही दो वेक्टर थे, a प्लस बी। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर ही है। स्केलर होता तो डायरेक्टली आप 2 और 4 बोल देते, 6 2 4, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। तो इसको ऐड करने का रूल क्या था? यह था कि पहले इसको बनाए, ए कर किसी को भी बना सकते हो, फिर बी को बनाओ थीटा एंगल पे, उसके बाद बचे हुए जब ये दोनों प्लॉट कर लिया तो हम लोग को क्या करना होता है, बचे हुए हेड और टेल को ज्वाइन करो। स्टार्टिंग पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट से ज्वाइन किया, इसी को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। अब इसी रिजल्टेंट को हम इसी को बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल बन गया ना, यही लॉ है। अब ये बात वही कह रहा हूँ कि ये पढ़ा हुआ है, नाम बस सुन लो, इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ क्या कहता है कि इफ़ टू सक्सेसिव साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स, देन थर्ड साइड अपोजिट टू द थर्ड साइड। इस सेंस में चले तो अपोजिट, ये सेंस आना चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट है यार। देन अपोजिट ऑफ थर्ड साइड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय रिजल्टेंट ऑफ दीज टू साइड्स, दीज टू वेक्टर। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स किसी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे मान लो दो साइड्स किन्हीं दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो थर्ड साइड के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, तो नियमतः एक सेंस में चलना चाहिए ना, ऐसे 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 आना चाहिए। थर्ड में जो अपोजिट है साइड, जो बनना चाहिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में यार वेक्टर आ रहा है, तो थर्ड वेक्टर साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। यही कह रहा है बस। एक लॉ और भी है, अब इसको बस कहने के लिए सीख लो, बहुत ज़्यादा इस ट्रायंगल्स लॉ नहीं यूज करेंगे हम लोग, बस अभी आगे पढ़ेंगे कैसे करना है। पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, उसमें कहता है कि आपके पास यही दोनों वेक्टर को अगर ऐड करना है तो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को इन दोनों वेक्टर से बनाओ। तो मान लो बना लिया, ए बना लिया, बी बना लिया। रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बाय दीज टू वेक्टर with coinciding their tail and complete the parallelogram। तो कंप्लीट करना है तो बताओ, इसके पैरेलल यहाँ रखना होता है तो यहाँ रख दिया ए, इसके पैरेलल चौथा साइड होता है तो उसको भी बना दिया बी, ये एंगल थीटा होता है। अब आप जानते ही हो कि रिजल्टेंट बनाने के दोनों तरीके हैं, ये जो होगा इसी को तो रिजल्टेंट कहेंगे।
तो कहा क्या गया है, इफ टू एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स देन देयर रिजल्टेंट विल बी द लेंथ ऑफ डायगोनल पासिंग थ्रू कोइंसाइडिंग पॉइंट यही है। अब देखो, चाहे इससे कैलकुलेट करो चाहे इससे करो, ट्रायंगल्स लॉ चाहे पैरेललोग्राम, किसी भी लॉ से कैलकुलेट करो, तो हमें मिला जुला के अब इन दोनों के ये आर का मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है, ठीक है ना। अब आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, तो नियमतः देखो कि मैग्नीट्यूड के लिए ये लेंथ निकालना पड़ेगा। अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, वो तो ज्योमेट्री से निकलेगा, अभी निकालते हैं। और इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का मतलब यह होता है कि यार आपको कोई स्टैंडर्ड डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट तो पता नहीं है कि आप बोल दें, लेकिन अगर ये वेक्टर के बारे में हमें पूरा पता है, ये डायरेक्शन के बारे में, और मैं बोल लूँ इससे 30 डिग्री ऊपर आर है, तो एक मिनट के लिए देखा जाए तो इसका डायरेक्शन क्लियर हो गया लगभग, कि ए तो हमें पता है, ए से 30 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलने पे आर मिल रहा है, तो ये आर बना देंगे, ठीक ना। तो इसका मतलब, इसके डायरेक्शन पूछने का मतलब यह है कि हमें ये एंगल पता चल जाए किसी तरह से, या फिर ये एंगल। तो अगर ये दोनों पता चल जाएगा तो देखो, इसका मैग्नीट्यूड पता है तो मैग्नीट्यूड तो कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर डायरेक्शन भी पता है, डायरेक्शन बोले तो ये एंगल्स, तो उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो भाई अब हम लोग शुरू करते हैं कि ये मैग्नीट्यूड कितना है। ये आर के बारे में दो चीज़ की बात करनी है हमें, ये दो रूल हो गया। अब रूल क्या कहता है, कैसे कहता है, तो हम लोग सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करें एंड डायरेक्शन। तो चर्चा क्या करने जा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ रिजल्टेंट, एनालिसिस ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर की एनालिसिस अगर करना है हमें, तो सबसे पहले तो देखो, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं वेक्टर एडिशन का रूल। ट्रायंगल्स लॉ से ही देखे, चाहे लेक्चर नोट्स में पैरेललोग्राम में दिखाया हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ से बता देता हूँ, दोनों ही समझ में आ जाएगा। पैरेललोग्राम हो चाहे ट्रायंगल्स हो, दोनों एक ही जैसा होता है। चलो पैरेललोग्राम ही बना देते हैं। इन दोनों के, ये वेक्टर ए बोला जा रहा है, ये वेक्टर बी बोला जा रहा है, तो ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है। रिजल्टेंट इसे बोल रहे हैं हम लोग। रिजल्टेंट ए से अल्फा एंगल बना रहा है, बी से बीटा एंगल बना रहा है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, ये तो गिवन है। हमें अब देखो, सब कुछ मिला जुला के क्या करना है, आर का लेंथ बताना है, मैग्नीट्यूड। इसका नाम ए बोल दे, इसको बी बोल दे, इसको सी बोल दे, ये बोल दे। तो मॉड ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मॉड ए रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी लेंथ। मॉड बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड बी रिप्रेजेंट कर रहा है बी सी लेंथ। और मॉड आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट, वो ए सी लेंथ। हमें ए सी लेंथ निकालना है ज्योमेट्री से। तो चलो देखो, हम कंस्ट्रक्शन कुछ करने जा रहे हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इसको P बोल दें। तो क्या इस ट्रायंगल में कंपोनेंट लेना आप लोग सीख चुके हो। कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस बी सी। तो बी पी क्या होगा, बी कॉस थीटा। इस मैग्नीट्यूड को स्मॉल a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको r बोल दो, मैग्नीट्यूड को। और सी पी कितना हो जाएगा, b साइन थीटा। तो मैं बोलूं कि ये ट्रायंगल ए पी सी इज एन, कैसा है, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है,
तो इस ट्रायंगल में ए पी सी, ध्यान से देखिएगा, ए पी सी, इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस क्या है, ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना बड़ा है, ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग ए पी को लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, तो ए पी को लिख सकते हो ए बी प्लस बी पी, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ए बी कितना है ए, बी पी कितना है बी कॉस थीटा, यहाँ पे रख दो तो आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बी सी है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक्सपैंड करो तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को एक साथ लो तो आप थोड़ी गणित पढ़े हैं, आपको पता होगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2ab कॉस थीटा। ए सी मतलब रिजल्टेंट, यानी आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अपने को क्या बताता है, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें याद रखना है। देखो यार, रिजल्टेंट बताने का मतलब उसके बारे में दोनों चीज़ याद रखो, एक तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरा उसका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन के लिए मुझे अल्फ़ा बीटा बताना पड़ेगा। देखो जरा इसी में tan अल्फ़ा कोई मुझे बताए, tan अल्फ़ा इस ट्रायंगल में बताओ कितना होगा। tan अल्फ़ा होगा परपेंडिकुलर, देखो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक बात हो गया। सिमिलरली tan बीटा को भी ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे। फिर से अगर हम देखो बता दें आपको, tan अल्फ़ा कैसे लिखेंगे। tan अल्फ़ा लिखने के लिए पी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, tan अल्फ़ा। अगर मैं बात करूँ सिमिलरली tan बीटा की बात करूँ तो tan बीटा भी हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ये अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड tan अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। बीटा क्या है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी। तो इस फॉर्मूले को, ये दोनों ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको याद रखना है बच्चों, एकदम से भूलने की कोशिश नहीं करना है। और ये डायरेक्शन बताएगा, एंगल बताएगा और वो मैग्नीट्यूड बताएगा। तो डायरेक्शन वाले को देखो कैसे याद रखना है। याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि जिसके साथ है ये tan अल्फ़ा, अल्फ़ा किसके साथ एंगल है ए के साथ, जिसके इस केस में अल्फ़ा ए के साथ है, जिसके साथ एंगल रहेगा वो अकेले डिनोमिनेटर में रहेगा, याद रखो। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कौन रहेगा जिसके साथ एंगल नहीं है। और इस तरह से रखो कि साइन बाई कॉस का फॉर्मेट रहे जिससे tan बन जाए। फिर यहाँ पे देखो ये बीटा किसके साथ एंगल है बी के साथ,
तो जिसके साथ एंगल है वो अकेले बेस डिनोमिनेटर में रखो और बचे हुए को साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो ये वाली बात हमें समझ में आ गया कि रिजल्टेंट क्या होता है। दोनों बातें याद रखेंगे, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, अगर ए वेक्टर दो बी वेक्टर दो वेक्टर गिवन है तो दोनों का रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड दोनों बताना हमें आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही हमें क्लियर कट पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूँ, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स A and B such that, पहला पार्ट ये इंफॉर्मेशन दिया है, एंगल बिटवीन A and B is 60 डिग्री। सेकेंड पार्ट दिया है mod of A is equal to 1 and mod of B is equal to 2। ये गिवन है, ठीक है। और अब मुझे दोनों के बीच का एंगल बताना है। देखो बच्चों, बात यह है कि इन दोनों के बीच का एंगल दिया है, हमें रिजल्टेंट के बारे में बताना है। तो देखो क्या है, ये दो वेक्टर्स दिए, दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। तो हम क्या पैरेललोग्राम चाहे ट्रायंगल लॉ बनाना चाहे तो पैरेललोग्राम ही बनाएं, उसी की प्रैक्टिस ज़्यादा रखो। ये ए मान लें, इसको बी मान लें, और अगर हम ए और बी मान रहे हैं तो यही रिजल्टेंट अपना बनेगा। अच्छा, तो हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लें, उसका डायरेक्शन कर लिया जाएगा। ये एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओ कि मैग्नीट्यूड, पहले हम बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या है, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर ऊपर से एरो हटा दो तो उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर की बात कर रहे हैं हम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर का फॉर्मूला हम लोग याद रखे हैं, अभी पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद रखिएगा, ये कभी भूलना नहीं है इसको। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा, अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो हो जाएगा, यहाँ पे बात करें, इसको चलो यहाँ पे लिख देते हैं, आर इक्वल टू थोड़ा प्रॉब्लम को और आसान क्या, चलो ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा 4, 2ab यानी 4 cos 60 1/2। तो r की वैल्यू कितना आ गया, 4, 5 और 2 7, √7। r की वैल्यू आ गया √7। रिजल्टेंट का वैल्यू है √7। देखो रिजल्टेंट, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर इन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्टली जोड़ दिया जाए 3 आ जाएगा। तो ऐसा कभी करना नहीं है। देखो स्केलर की तरह नहीं जोड़ देना कि ये 1 है ये 2 है तो रिजल्टेंट 3, नहीं भाई, रिजल्टेंट 3 तब आता, ये तो वेक्टर की तरह है ना। अगर एक वेक्टर 2 है और एक वेक्टर 3 है, सॉरी 1 है, इन दोनों को अगर इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जोड़ते तब तो लेंथ 3 आता।
तब सही होता। लेकिन अभी जो दिया है बीच में एंगल कितना दिया है 60, बीच में एंगल कितना होना चाहिए 0 डिग्री होगा, तब जाके रिजल्टेंट उस तरह से आएगा। अभी कभी ऐसा मत सोचिएगा कि डायरेक्टली कि रिजल्टेंट तो स्केलर की तरह जोड़ दिया। रिजल्टेंट हमें किसका बताना है, हमें ये वेक्टर ए, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, आर वेक्टर होता है, आर वेक्टर होता है ए प्लस बी, मतलब इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ए प्लस बी खुद एक वेक्टर है। मॉड आर का मतलब होता है मॉड ऑफ ए प्लस बी। गलत इंटरप्रिटेशन मत निकालिएगा कि मॉड आर का मतलब हो गया मॉड ए प्लस मॉड बी, ये नहीं होता है हमेशा। आपको पता होगा ये तभी होगा जब दोनों एक डायरेक्शन में हैं, अदरवाइज आप पढ़े हो कि दो, एक ऐसा है कोई एक ऐसा है, तो इन ये जो लेंथ होगा, ये ट्रायंगल का नियम आप लोग पढ़े होंगे कि इन दोनों साइड्स के समेसन से ये हमेशा छोटा रहेगा। इन दोनों को इंडिविजुअली अगर दोनों के बराबर तभी होता है जब कोलिनियर होते हैं, ट्रायंगल लॉ, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो याद रखिएगा ये अलग चीज़ है, ये दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ना है हमें। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, इस ए प्लस बी खुद एक क्वांटिटी आ गया भाई, उसका लेंथ निकालना, ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैथ्स की तरह मत सोचिएगा कि ये इसको दोनों को जोड़ दिया जाए, तो वो गलत आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें रिजल्टेंट का एंगल भी बताना था, तो रिजल्टेंट का एंगल हम अगर इसको निकालना चाहें अल्फ़ा, तो बताओ tan अल्फ़ा कितना होगा। tan अल्फ़ा हो जाएगा आपका, tan अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा ए के साथ है, जिसके साथ होता है वो अकेले डिनोमिनेटर में होता है, बचा हुआ 2 जो है 2 साइन थीटा हो जाएगा √3/2 अपॉन 2 कॉस थीटा, 2 × 1/2। कितना बन गया 10, ये कट गया और ये कितना बन जाएगा √3/2, सॉरी हाँ √3/2 आ गया tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा √3/2 कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। एंगल अब लिखने के लिए क्या है, ये tan अल्फ़ा आ गया, बस यहीं पे लिख के छोड़ दो, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आंसर लिखने के लिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये रहा मेथड हमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। एक और देख लो, मान लो मैं आपको बोलूँ दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ये ए वेक्टर जो है वो कुछ ले लो 4 है और ये कुछ 3 है। बताओ मुझे मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट के बारे में सब कुछ। देखो एक बात समझो कि हमें एक तो ये वाली बात कहना है कि दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल दिया है, उनका रिजल्टेंट बताना है। तो दो वेक्टर के बीच में दिया है तो हम लोग क्या करें, डायरेक्टली अगर यहाँ से निकालना चाहें तो कैसे निकाल लेंगे। इन दो वेक्टर को बनाए पहले, एक इधर बन गया ए और एक इधर बन गया बी, फिर ए फिर बी, इनके बीच का एंगल दिया है, चाहे यहाँ बना दो चाहे यहाँ बना दो, सॉरी ये 90 डिग्री दिया है। पैरेललोग्राम के 90 डिग्री पे वो तो बन जाएगा रेक्टेंगल। अब ये 90 डिग्री दिया है, अगर हम नियमतः बनाना चाहें तो थोड़ा, ये तो 90 डिग्री सही से बना नहीं, अगर बनाना चाहे ए ऐसे होगा, बी ऐसे होगा, फिर ए ऐसे, फिर बी ऐसे, रिजल्टेंट ही ऐसे गया क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री दिया है, ठीक है। अब रिजल्टेंट का इस आर का मैग्नीट्यूड देखो, वेक्टर आर क्या है ए प्लस बी, तो मॉड आर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। गलती फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा। कुछ बच्चे बार बार ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि सर ए प्लस बी डायरेक्टली जोड़ दे, तो ये नहीं होता। आर क्या होता है, थीटा 90 डिग्री रख दो। थीटा 90 डिग्री अगर रख दोगे, थीटा 90 डिग्री रख दोगे तो आर कितना आएगा, आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 4 है 16 प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 2ab कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी आर आ गया √25 मतलब 5 हो गया। और हमें अगर 25 आ गया तो दूसरा पार्ट हमें क्या बताना है, अल्फ़ा। tan अल्फ़ा बोलो कितना होगा, tan अल्फ़ा जिसके साथ एंगल होता है वो अकेले डिनोमिनेटर में रहता है, तो डिनोमिनेटर में अकेले कौन रहेगा, बोलो भाई A4। बचा हुआ पार्ट क्या है, साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिखना होता है, तो B साइन थीटा, B मतलब 3, साइन 90 की वैल्यू 1 बचा प्लस 3 कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी tan अल्फ़ा की वैल्यू 3/4। आपको पता होगा अल्फ़ा 37 डिग्री आता है, 37 डिग्री की वैल्यू होता है ये, तो यानी ये भी बात क्लियर हो गया, ये 37 डिग्री। अब रिजल्टेंट के बारे में आपको बताना हो तो रिजल्टेंट आप बता सकते हो कि हम इसके बारे में, कोई मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे तो मैं बता सकता हूँ कि भाई साहब अगर आप ऐसा मुझे दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन तो मैं रिजल्टेंट के बारे में आपको बता सकता हूँ कि वो रिजल्टेंट जो होगा, ऐसे कोई बना दे कहे कि लो बताओ मुझे रिजल्टेंट क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो मैं बोलूँगा कि भाई रिजल्टेंट जो होगा वो तो 5 यूनिट का होगा, पहली बात, और ये यहाँ से एंगल 37 डिग्री पे होगा, तो कोई भी बना लेगा। तो ये 90 था तो ये 53 हो जाएगा। इसमें तो किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो ये आप बता दो उसको। तो यहाँ तक यानी हमें 2 वेक्टर दिया हो तो उसके बारे में रिजल्टेंट वगैरह बताना हम लोग सीख चुके हैं। उन दोनों को सिंप्लीफाई करना कि रिजल्टेंट क्या आएगा, कितने एंगल पे होगा, करने का तरीका क्लियर है। बोलो बच्चों, यहाँ तक बात तो क्लियर हो गया। अब कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं हम लोग, या फिर इसी में और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। उससे बढ़ने से पहले कुछ हम स्टैंडर्ड रिज़ल्ट आपको बताना चाहते हैं, जो कि रिज़ल्ट आप याद रखो। जैसे मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या बताता है, अगर ऐसा लिखा है मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। इन ए प्लस बी के ऊपर मॉड लगा है तो ये बताएगा। अब आपसे मैं पूछूं ए प्लस बी प्लस सी लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी। ठीक, अगर मैं बोल दूं ए -2b लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ, a प्लस -2b, जहाँ b था वहाँ माइनस, चलो केवल a माइनस बी ही छोड़ो, 2 जाने दो। क्या ऐसे समझ सकता हूँ कि a वही करना है सर, बस b जो वो वेक्टर था वहाँ -b नेगेटिव वेक्टर हो गया है, तो नेगेटिव वेक्टर के बारे में तो जानते ही हैं। तो क्या ये भी रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b नहीं है इस बार, -b। जो दूसरा वेक्टर है वो -b है, किसका मैग्नीट्यूड, a एंड -b का। तो ये सब मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो लिखा है 2a प्लस 3b, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ
2a एंड 3b। 2a एक वेक्टर है और 3b एक वेक्टर है, इन दोनों का हमें रिजल्टेंट बताना है। a नहीं 2a, जैसे यहाँ पे a है तो a की जगह क्या लिखा है 2a, b की जगह क्या लिखा है 3b। ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा छोटा क्या कहते हैं, किसका मतलब क्या होता है, ये रिजल्ट है, एकदम याद रखना है बच्चों, इसको भूलना नहीं है कभी। इसको छोटी छोटी बातें हैं कि आपको बोल दूँ a प्लस बी का मतलब मैग्नीट्यूड आता कितना है, तो आप याद किए हो इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जैसे ये याद किए हो वैसे इसको भी याद रखो। अगर a माइनस बी का मॉड लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। माइनस लगाए तो यहाँ भी माइनस लगा दें। अगर मतलब लिखा है 2a प्लस बी लिखा है तो इसको कैसे लिखोगे बताओ। a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले रूल से कहना चाहो तो a की जगह कितना आ गया है, अब जहाँ a लिखा था वहाँ कितना लिखा है 2a, तो 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। 2 की जगह 2a रख दे तो 4ab कॉस थीटा। अगर मैं बोल दूँ 2a माइनस 3b तो इसका बताओ क्या लिखोगे, तो कैसे लिखोगे बताओ आप लोग। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ a लिखा था सर वहाँ 2a लिखा गया है, तो जहाँ a लिखा गया वो a की जगह 2a रखोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह 3b लिखोगे तो 2a इंटू 3b तो 6ab 12, माइनस भी आएगा माइनस 12ab कॉस थीटा। ये देखो लिखने का तरीका अपने को क्लियर होना चाहिए और ये याद रहना है सब कुछ कैसे लिखा जाता है, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, रटना है इसको, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखना है, कभी भूलना नहीं है इसके बारे में। तो ये छोटी छोटी बातें जो हम लोगों ने याद किया, तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको मान लो ये दिया है क्वेश्चन, आपको पूछा गया फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b इफ अब उसी पे डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये दिया है, अच्छा ये दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन जैसे दिया है वैसे सिंप्लीफाई कर दो। तो मॉड a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड a प्लस बी। इसका मतलब क्या होता है a और b का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है a और माइनस b का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब इसको क्या लिखते हैं, लिखने का तरीका आप सब जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसको क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड और a स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको एक और करना हो तो करो। जैसे मान लो आपको दिया है जैसे आपको गिवन है इफ mod of 2a plus b is equal to 3 and mod a equal to 1 mod b equal to 1। mod a और mod b भी दिया है, mod 2a plus b भी दिया है, मुझे बताओ क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको मैं बोल रहा हूँ, तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो भाई इसके बारे में दिया है, देखो मॉड a प्लस बी दिया है आपको कितना 3। तो इसको लिखने का तरीका बच्चों देखो क्लियर है, अभी अभी बोला था। इसको कैसे लिखते हो, इसको लिखते हो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2 ए की जगह 2a रखना है, b इक्वल टू 3 कॉस थीटा भी है, स्क्वायर दोनों साइड बना लो। तो a की वैल्यू कितना दिया है आपको, गिवन है a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 दिया है, तो इसको लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 + 1 + 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा इक्वल टू 3, स्क्वायर दोनों साइड कर लो तो ये बन जाएगा 5 + 2 कॉस थीटा इक्वल टू 3, तो कितना बन जाएगा 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा हाँ, ये कितना बन जाएगा -2 कॉस थीटा आ गया -1, तो मतलब 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू आ गया। तो ऐसे प्रॉब्लम हम लोग एंगल वगैरह बताना हो, इस पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो। जैसे मान लो आपको पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ये दिया जाए, इफ़ mod a इक्वल टू 1 एंड mod b इक्वल टू 2, फाइंड mod 2a प्लस b एंड mod 3a माइनस 2b, ये दोनों बताओ वैल्यू क्या होगा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलो देखो, आपको पहला क्या पूछा है, mod 2a प्लस b गिवन, देखो आपको पता है, तो इसको क्या लिखते हो, इसको हम लोग लिखते हैं a की जगह कितना लिखना है 2a, तो 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह 2a रखोगे तो 4 हो जाएगा, 4ab कॉस थीटा। ठीक, और चलो आपको ये भी गिवन है, एंड एंगल बिटवीन a एंड b इज 90 डिग्री। a और b के बीच का एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, a कितना दिया है 1, तो 4, चलो a कितना दिया है 1, तो 4, b कितना दिया है 2, तो ये भी 4, तो 4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, तो √8 आ गया, आंसर हो गया। यानी 2a प्लस b की वैल्यू कितना आया √8। दूसरा पार्ट क्या था 3a माइनस 2b, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 3a इंटू 2b इंटू 2, 2 3 6 2 12, ए बी कॉस थीटा, तो ए की जगह 9 रख दो, 1 रख दो, तो 9, बी की जगह 2 रखोगे 4 चौका 16, ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 0 है। ए की वैल्यू कितना है 1, बी की वैल्यू 2, कॉस 90 0, तो 5 आ गया। देखो ये उसी प्रकार आसान है जिस तरह आपसे पूछा जा रहा है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा मैं अभी, एकदम से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो हम लोगों ने रिजल्टेंट के बारे में पढ़ लिया कि रिजल्टेंट अगर आपसे पूछेगा, कभी 2 वेक्टर दिए रहेंगे तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट पूछेगा तो हम बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 2 वेक्टर आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, सम स्पेशल केसेस, स्पेशल केस, इफ a mod a इक्वल टू mod b, ये स्पेशल केस है।
स्पेशल केस के उसी फॉर्मूले में ही करके सॉल्व करना है। लेकिन अगर मान लो कभी दो वेक्टर हैं जिनका हमें रिजल्टेंट बताना है और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो एंड एंगल बिटवीन देम थीटा, मतलब दो वेक्टर जो रिजल्टेंट बताना है जिन दोनों का, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, मतलब यहाँ भी बना सकते हैं थीटा। तो अब हमें बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। अब बार बार पैरेललोग्राम नहीं बनाया जाता, बार बार बनाने की आदत भी मत बनाओ। अब बार बार ऐसे ही किया था, सीधा सीधा बस इतना ही रख के छोड़ दो। एडजेसेंट साइड ए, ये कितना है, ये बी है, ये रिजल्टेंट जा रहा है आर, तो हमें आर का लेंथ बताना है, तो डायरेक्टली बनाना सीखो। कंस्ट्रक्ट करके बनाओगे तो ये पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। बस ऐसे ही सोचो, इन दोनों को हटा के एक वेक्टर से रिप्लेस करना है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, दोनों का जो इफेक्ट है वो दोनों इफेक्ट को एक सिंगल से रिप्लेस करे। फोर्स से हमने कल देखा था, इन दोनों को हटा के एक से रिप्लेस करो, तो वो क्या होगा। जैसे कहने का मतलब, रिजल्टेंट का मतलब भी देखो, इस बात का फील भी आता है आपको कि मान लो एक ब्लॉक है बेटा, इधर कोई फोर्स लगा रहे 10 न्यूटन से, कोई इधर लगाए फोर्स 10 न्यूटन से, तो आपको पता है कि ये ब्लॉक ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, ये तो कहीं इधर जाएगा, ठीक है। तो ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, इधर कहीं जाएगा, तो वही बात, मतलब रिजल्टेंट पाथ ये होगा। तो उसी प्रकार से वेक्टर बताता है। तो हमें इन दोनों के बारे में समझना है। तो देखो, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तब हम बात करेंगे कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देख लो। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी की जगह भी ए बोल दो, मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर कॉमन कर लो तो 1 प्लस कॉस थीटा। हम एक फॉर्मूला, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे, हम इधर लिख दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिखा जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, मैथ में आप पढ़ रहे होंगे, मैथमेटिकल टूल में। तो वहाँ पे क्या रख दें, 2a स्क्वायर और ब्रैकेट में यह लिख दे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये देखो क्या बन गया, 2 2 जा 4, तो 2 बाहर आएगा, a स्क्वायर बाहर आएगा तो a बन जाएगा कॉस थीटा बाई 2। और ये रात के 2 बजे भी हमें फॉर्मूले को याद रखना है, ये कभी भूलना नहीं है। और एंगल क्या होगा रिजल्टेंट का, तो वो याद रखो कि दोनों एंगल बराबर होंगे, बीच से जाएगा। रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, बीच से जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब मॉड आर होगा 2a कॉस थीटा बाई 2। मतलब करने को वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखो कि रिजल्टेंट हमेशा कहाँ से जाएगा, रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच से जाएगा। ये बात याद रखना है सबको, भूलना नहीं है कभी। कि अगर दो वेक्टर इक्वल दिए हैं तो रिजल्टेंट हमेशा कहाँ से जाएगा, बीच से जाएगा। क्वेश्चन आपको पूछा जाए, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ A and B if A
पहला पार्ट दिया है, मतलब पहला इन्फॉर्मेशन दिया है कि mod A इक्वल टू mod B इक्वल टू 4। दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 4। तो हमें रिजल्टेंट बताओ। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले जैसे सोचते हैं वैसे अगर सोचा जाए तो भाई हम बना देंगे। इधर ये A हो गया, ये B हो गया, इनके बीच का एंगल 120, थोड़ा सही से बनाओ। 120 मतलब ऐसा कुछ हो गया, ये 120 डिग्री। रिजल्टेंट इधर से कहीं जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा। अब ये दोनों बराबर हैं, तो हमें पता होता है कि जब दोनों बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट हमेशा 20 से जाता है। तो मतलब 60 ये भी होगा, 60 ये भी होगा। डायरेक्शन तो क्लियर हो गया। अगर दोनों बराबर हों तो रिजल्टेंट हमेशा 20 से जाता है। ये 60 ये 60 मतलब क्लियर है ना कि ये भी और ये भी, ये A ये B बोला हूँ और इसको A। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 60 120। तो रिजल्टेंट कितना होगा, ये 60 ये 60। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है 2a cos θ/2। थीटा एंगल बिटवीन देम है, तो वो 120 दिया है। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a की बजाय 4 cos की वैल्यू 60 पे रखोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 4 आ गया। ठीक है, फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। बिल्कुल कोई कहे कि सर हम फॉर्मूला ही याद रखेंगे तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ऐसे भी आ जाएगा 2ab cos θ। फॉर्मूला यूज करें तो भी आएगा आंसर, ऐसा थोड़ा ना कि आंसर नहीं आएगा। 16 + 16 + 2ab cos 60 cos 120 की वैल्यू -1/2 होता है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 32 माइनस ये इससे कट गया 16, तो r इक्वल टू 4। तो देखो अब इसमें थोड़ा क्या है ना, थोड़ा सा लेंदी है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब मतलब अगर दो वेक्टर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हर केस के लिए वैलिड है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो मतलब क्विकली सॉल्व करने के लिए, अगर दोनों बराबर हो तब आपको पूछा जाए उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो दो डायरेक्ट लिख दिया करो। तब दोनों का रिजल्टेंट 20 से बना दिया करो, रिजल्टेंट दोनों का 20 से बना दिया करो, और उसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैग्नीट्यूड इसका लिखना होगा तो 2a cos θ/2। a मतलब किसी एक का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये प्रैक्टिस कीजिएगा, DPP मिल जाएगा।